यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने 5 मार्क्स का एक पार्ट कंप्लीट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म। आज का हमारा मेन डिस्कशन पार्ट है कि 10 मार्क का जो सम एग्जाम में आता है, जर्नल एंट्रीज, जहां पे आपका मेन क्वेश्चन होगा, उसका हम लोग एक बेसिक तैयारी पहले करने वाले हैं। मतलब उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पहले क्लियर करनी है, तो वो कंसेप्ट से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट शुरू करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं जो हमने कल भी लिया था। सपोज दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए यहाँ पे सेलर है और बी यहाँ पे बायर है। यानी ए ने बी को गुड्स सेल आउट किया था क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, अभी सपोज गुड्स की अमाउंट थी 20,000 रुपए। 5th ऑफ जनवरी 2020 को ये गुड्स सेल आउट हुआ, यानी ये हुआ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और कल ही हमने सीखा कि जिस दिन गुड्स सेल आउट होता है, नॉर्मली उसी दिन सेलर एक बिल ड्रॉ करता है, इसीलिए इसी डेट को हम लोग डेट ऑफ बिल भी कहते हैं। तो ये बन गई हमारी डेट ऑफ बिल। ठीक है, अभी ए ने बी को कहा कि आपको पेमेंट 2 महीने बाद मुझे देना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स। तो अभी 2 महीने जो है उसे हमने कल नाम दिया था टर्म ऑफ अ बिल या पीरियड ऑफ अ बिल। तो अभी मुझे बताओ 2 महीने बाद क्या डेट आएगी। इट इज वेरी सिंपल, जनवरी में 2 महीने ऐड कर दो तो मार्च आ जाएगा। 1 + 2 3, मार्च हो गया। 5th डेट सेम 2020, तो 2 महीने बाद डेट आई 5th ऑफ मार्च, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द रूल हमें 3 दिन उनको और देने पड़ते हैं, जिसे हमने कल नाम दिया था ग्रेस डेज। तो ग्रेस डेज यानी एडिशनल पीरियड फॉर पेमेंट। तो 3 दिन बाद क्या डेट आएगी बोलो, 8th ऑफ मार्च 2020। 8th ऑफ मार्च 2020। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीगल ड्यू डेट या फाइनल ड्यू डेट। मतलब इस डेट को बी ने ए को पेमेंट करना कंपलसरी है। तो ये डिस्कशन हमारा कल तक हो चुका था, राइट। तो अभी इसी बेसिस पे एक एक करके मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करते जाता हूं। अभी सबसे पहली कंसेप्ट नंबर 1 आज की, ऑनर ऑफ अ बिल या बिल ऑनर्ड। इसे और भी एक वर्ड है, बिल इज मैच्योर्ड। सिंपल कंसेप्ट से अभी एक कंसेप्ट मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट आपके नोट्स में दिया जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फोकस इस बात पे रखो कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो आपको क्लियरली समझना है। मतलब कंसेप्ट एक बार अगर दिमाग में फिट हो गई, क्लियर हो गई, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल ऑनर होना यानी क्या, मैच्योर्ड। अभी मैच्योर्ड का मतलब बताता हूं। अभी बी ने ए को पेमेंट कब करना है, 8th ऑफ मार्च। अगर 8 मार्च को यानी ड्यू डेट को बायर ने सेलर को 20,000 रुपए दे दिए, पेमेंट हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज बिल इज मैच्योर्ड और ऑनर्ड। मतलब मीनिंग इज वेरी क्लियर, सिंपल। ऑनर का मतलब हुआ पेमेंट इज रिसीव्ड। बस इतना ही आप याद रखो। ऑनर्ड यानी पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम बायर। बायर यानी कौन, ड्रॉवी। फाइन। कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं, बिल डिसऑनर्ड। अभी डिसऑनर्ड का क्या मतलब हुआ, डिसऑनर्ड का मतलब हुआ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। ऑनर्ड का मतलब हमने देखा पेमेंट इज रिसीव्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। पेमेंट मिला ऑनर्ड, नहीं मिला डिसऑनर्ड। अभी पेमेंट क्यों नहीं मिला, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अभी बी ने
ऑलरेडी बिल पे एक्सेप्ट किया था कि वो पेमेंट कब देने वाला है, 8 मार्च। बट ऐसा पॉसिबल है कि 8 मार्च आने से पहले, बिफोर फ्यू डेज, बी ने ए को फोन किया, उसने बोला कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि मैं 8 मार्च को आपको पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। उसने खुद फोन करके सेलर को बताया। अभी सेलर का यहाँ पे क्या काम है, तो सेलर यहाँ पे बी को पूछेगा अगर आप 8 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाओगे तो जो पहला बिल हमने बनाया था, फर्स्ट बिल, तो वो तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड यानी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है। हर बिल की एक्सपायरी यानी उसकी ड्यू डेट है। एक बार ड्यू डेट निकल गई तो उस बिल को जीरो इंपॉर्टेंस है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब रद्दी वाला भी नहीं लेगा, एक ही पेपर है। तो उसका वैल्यू तब तक ही है जब तक उसकी ड्यू डेट है। ड्यू डेट एक बार निकल गई तो वो बिल बन जाता है एक्सपायर्ड बिल, कैंसल्ड बिल, उसे हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं डिसऑनर्ड। तो बी ने ए को बताया आई एम नॉट एबल टू पे द मनी ऑन 8th ऑफ मार्च, तो अभी क्या करना है। तो ए ने पूछा ठीक है भाई, तेरे को प्रॉब्लम होगा 8 मार्च को, नो इश्यूज, तो मुझे आप बताइए पेमेंट आप कब करोगे। तो बी ने बोला प्लीज मुझे आप 1 महीना पीरियड एक्सटेंड करके दो। एक्सटेंड करके दो यानी बढ़ा के दो। ए ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 महीने का पीरियड और बढ़ा के देता हूं। बट ए ने बी को कहा यार हमारा ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, अगर मैंने आपको 1 महीना पेमेंट टाइम अगर बढ़ा के दिया तो मुझे पैसे मिलने में थोड़ा लेट हो जाएगा, यानी 1 महीना लेट होगा, तो उसके अगेंस्ट आप मुझे इंटरेस्ट पे करो। ओके, तो ये आ गया अभी हमारा थर्ड कंसेप्ट, जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। बोलो क्या कहते हैं इसे, रिन्यूअल ऑफ बिल। अभी व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल पहला डिसऑनर्ड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, बी ने ए को रिक्वेस्ट की है कि मुझे 1 महीने का पीरियड बढ़ा के दो। ए ने बोला नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सटेंड द पीरियड, बट 1 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बी ने एग्री किया, नो प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं आपको जरूर इंटरेस्ट भी पे करूंगा। तो उन दोनों में डिसाइड हुआ कि हम लोग एक नया बिल ड्रॉ करते हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है मेकिंग ऑफ न्यू बिल। देखो 1 महीना अगर पीरियड बढ़ा के देना है, फिर सेलर सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, फिर वो एक बिल ड्रॉ करेगा, नया बिल, यानी फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सेलर बिल ड्रॉ करेगा, बायर ने वो बिल एक्सेप्ट करना है। अभी उस बिल पे पीरियड कितना होगा, बोलो 1 मंथ। तो न्यू बिल का पीरियड डिसाइड हो गया 1 मंथ। अभी अमाउंट कितनी होगी, तो पहली अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपए का बिल था फर्स्ट, ठीक है, ये ओल्ड बिल की अमाउंट है। अभी सेलर ने बोला कि आपको 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने हैं एज अ इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। जो 1 महीना पेमेंट आप लेट दे रहे हो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना है 200 रुपए। तो टोटल अमाउंट हो गई 20,200, 20,200 रुपए। तो ये बन जाएगी आपकी अमाउंट ऑफ, बोलो क्या, न्यू बिल। तो न्यू बिल आपका कितने का बना, 20,200 का। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो पॉसिबिलिटी है रिन्यूअल ऑफ बिल में इंटरेस्ट की। आप बोलोगे सर हर सम में रिन्यू जब होगा तब इंटरेस्ट आना जरूरी है क्या, मैं बोलूंगा इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज डिपेंड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर ए एंड बी। ऐसे भी हो सकता है रिलेशन बहुत अच्छा है, तो ए ने बी को बोला भाई ठीक है, आदमी तू बुरा नहीं है, तेरे पे वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए मैं तेरे को ऐसे ही 1 महीना बढ़ा के देता हूं, इंटरेस्ट आपने मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, तो सिर्फ 20,000 का नया बिल बनेगा, यानी जितने का ओल्ड बिल था उतने का नया बिल यहाँ पे बन जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कंपलसरी नहीं है। रिन्यूअल केस में अगर इंटरेस्ट आपको सम में दिया है तो कंसिडर करो, नहीं दिया है तो कंसिडर मत करो। पॉइंट इज क्लियर, फाइन, ओके। अभी इसमें और एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं। अभी यहां पे क्या हुआ,
बी जेन्युइनली अच्छा आदमी है, इसलिए उसने क्या किया, मिस्टर ए को फोन करके बताया कि आई एम अनेबल टू पे पेमेंट ऑन 8 मार्च। खुद जिम्मेदारी लेके उसने ए को फोन करके बताया, तो ए को भी अच्छा लगा, भाई ठीक है अच्छा आदमी है, खुद बता रहा है कि पेमेंट उसको पॉसिबल नहीं है। बट सेकेंड एंगल या सेकेंड टाइप से हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज 8 तारीख को पेमेंट हुआ था, अभी ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो हमारा डिस्कशन हुआ है। 8 तारीख को पेमेंट डिसाइडेड है कि बी ने ए को देना है। अभी 8 मार्च आ गया, नाउ ए इज एक्सपेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम मिस्टर बी। 8 तारीख है सपोज, आज पूरा दिन निकल गया बट पेमेंट भी नहीं आया, मिस्टर बी का फोन भी नहीं आया, वो खुद नहीं आया बताने के लिए। तो प्रॉब्लम यहां पे ये होता है, ट्रस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। ट्रांजैक्शन तभी अच्छे हो पाएंगे जब दोनों पर्सन जेन्युइनली उसे फॉलो करेंगे। अभी बी ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया ऐसे समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 तारीख निकल गई, पेमेंट भी नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन भी उसके पास से हमें नहीं मिली है। तो फिर ए ने बी को कॉल किया, भाई पेमेंट का डेट कल था, आपने पेमेंट नहीं किया। तो बी ने ऐसे उड़ाते उड़ाते रीजंस उसको बता दिए, सॉरी उसने बताया ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम्स को एग्री करने में ए को थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये जो बता रहा है वो सही है या गलत है, मतलब ये टोपी तो नहीं लगा रहा है। ऐसे किसे लग रहा है, मिस्टर ए को। तो ऐसे केसेस में मिस्टर ए को यहां पे रिस्क लगती है कि भाई पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं है, पेमेंट बी ने दिया नहीं, और ये ट्रस्टफुल भी पर्सन नहीं लग रहा है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम यहां पे हो सकता है, अगर ए ने बी को 1 महीने का पीरियड बढ़ा के दिया, हाँ जैसे यहाँ पे रिन्यू हुआ है बिल, 1 महीने का बिल का पीरियड बढ़ाया, तो क्या गारंटी है कि मिस्टर बी 1 महीने बाद पेमेंट करेगा, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस बेसिस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर बी मुझे पेमेंट करेगा 1 महीने बाद भी। तो मैंने क्या करना है, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं पहले कोर्ट में जाऊंगा। देखो बात ठीक से समझो, मुझे इनसिक्योरिटी लग रही है मिस्टर बी को लेके, तो मैं क्या करूंगा, सेफर साइड कोर्ट में चला जाऊंगा। कोर्ट में एक सेक्शन होता है, उसे कहते हैं नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऑफिसर है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसकी मेन जिम्मेदारी होती है, ऐसे अगर केसेस होते हैं जिससे हम लोग डिस्प्यूट कहेंगे कि ड्यू डेट आ गई बट पेमेंट नहीं मिला, तो दोनों में झगड़े होने के चांसेस होते हैं, तो कोई एक कोर्ट में आएगा, ये केस डालेगा। तो ये जो केसेस है वो सेटल करने का काम नोटरी पब्लिक का होता है। तो नोटरी पब्लिक पहले क्या करेगा, जो बिल पहले बनाया गया था 20,000 का, जिसपे ड्यू डेट 8 मार्च आएगी, तो वो बिल का पहले नोटिंग किया जाएगा। नोटिंग का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड होगा बिल वो, कि वो डिफॉल्ट बिल करके कंसिडर किया जाएगा कोर्ट में। तो डिफॉल्ट बिल का मतलब हुआ कि वो बिल डिसऑनर्ड हो गया है। तो फिर मिस्टर बी को वहां पे बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। तो वो रीजंस, वो फैक्ट्स लिखे जाते हैं। तो वो फैक्ट्स लिखना यानी क्या, नोटिंग। तो वो बिल का क्या किया, नोटिंग किया, किसने किया, नोटरी पब्लिक ने। इसका मतलब नोटरी पब्लिक यहां पे मिडल मैन का काम करता है, किन दोनों में, ए और बी में। यानी ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, बीच में एनपी है। एनपी यानी नॉट नाना पाटेकर, एनपी का मतलब नोटरी पब्लिक। तो नोटरी पब्लिक दोनों में क्या करता है, सेटलमेंट करके देता है। सेटलमेंट यानी क्या, नोटरी पब्लिक बी को पूछेगा व्हाट आर द रीजंस, वो लिखे जाएंगे, उसकी नोटिंग होगी। फिर मिस्टर बी को पूछा जाएगा कि आप अभी पेमेंट कब करोगे, तो बोलेगा मुझे 1 महीने की और मुदत चाहिए, पीरियड चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में मिस्टर ए को पूछा जाएगा क्या आप एग्री हो 1 महीना देने के लिए। चलो दोनों में सेटलमेंट हो गया। तो ए ने बोला मुझे तो बी पे विश्वास नहीं है, बट अगर आप बीच में हो तो मैं उसको 1 महीना बढ़ा के देता हूं। तो
नोटरी पब्लिक ने बी को बोला भाई मेरे पे ट्रस्ट करके ए आपको पीरियड बढ़ा के दे रहे हैं, तो प्लीज 1 महीने बाद उनको पेमेंट कर देना। तो ऐसा दोनों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया किसने? नोटरी पब्लिक ने। तो नोटरी पब्लिक इसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लेने वाले हैं, उसे हम लोग कहेंगे नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस का मतलब हुआ कि नोटरी पब्लिक ने जो नोटिंग करवाया डिसऑनर्ड बिल का, जो दोनों में सेटलमेंट करवाई, उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस भरने पड़ेंगे हमें, तो वो होते हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अभी मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बिल क्या हुआ था? डिसऑनर्ड। तो ये डिसऑनर्ड होने का रीजन कौन है? मिस्टर बी। तो ये नोटिंग चार्जेस किसने भरने चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं। अभी मुझे बताओ ओरिजिनल बिल कितने का अपना? 20,000। ये हुआ आपका ओल्ड बिल, ठीक है। नोटिंग चार्जेस सपोज 100 रुपये लगे, यहां पे 100 रुपीज कोर्ट में भरने पड़े। तर मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, ज्याला असते हाऊस त्याने सहन करायचा पाऊस। म्हणजे काय की एला जर हाऊस होती कोर्टात जायची, तर मग कोर्टामध्ये जो एक्स्ट्रा खर्च लागला तो एलाच आधी भरावा लागेल। एला म्हणजे कोणाला? सेलरला। पण प्रश्न हा येतो की सेलरची तर चूक नव्हती ना बिल डिसऑनर्ड व्हायला, चूक कोणाची होती? बायर। मग ते पैसे बायरने पे करायला पाहिजे, पण ए इनिशियली ते देऊन टाकणार कोर्टमध्ये, कारण ए कोर्टमध्ये गेला होता। सो 100 रुपीज त्याने कोर्टला पे केले। आता त्या बिलाशी रिलेटेड किती अमाऊंट तिथे क्रिएट झाली आहे, म्हणजे किती टोटल अमाऊंट तिथे ए ची इन्व्हेस्ट झाली आहे? 20,100। सो आता बी ची जबाबदारी होती बिल ऑनर करायची, त्याने नाही केलं, 100 रुपये एक्स्ट्रा लागले। आता ए बीला म्हणणार जेव्हा मी तुला 1 महिना वाढवून देईल नवीन बिलाचा, तेव्हा त्याच्यात अमाऊंट असेल 20,100। म्हणजे जे एक्स्ट्रा 100 रुपीज लागले ते तूच मला पे करायचे आहेत, मी देणार नाही। म्हणजे मी ऑलरेडी कोर्टला दिलंय, पण वसूल तुझ्याकडून करेल। एग्री आहे? बी म्हटला इट इज ओके। नोटरी पब्लिक पण मध्ये आहे, म्हणजे त्यांनी सुद्धा बघितलंय की बी ने ते एग्री केलंय, त्या बिलावर तो साईन करणार की मला एग्री आहे, मी तुम्हाला 20,100 देईल। पण तिथे मिस्टर एने अजून एक पॉइंट क्रिएट केला, कसला? इंटरेस्टचा। एचं म्हणणे मला जर 1 महिना पेमेंट लेट मिळणार तर 1 महिन्याचं मी व्याज घेईल। विचारा त्याला एग्री आहे का? नोटरी पब्लिकने बीला विचारलं बाबा काय म्हणणं आहे तुझं? तो म्हणला ठीक आहे, आता चूक माझी आहे, मी रेडी आहे भरायला, इंटरेस्ट सुद्धा मी देतो। बट 200 रुपीज इंटरेस्ट ठरला, बट 20,300 रुपीज झाले टोटल। त्याचं तयार होणार न्यू बिल। बोला क्लिअर आहे? मग न्यू बिल जे तयार झालं ते न्यू बिल किती रुपीचं झालं? 20,300। त्याच्यावर बी साईन करणार आहे, म्हणजे ज्या गोष्टी त्यावर लिहिल्या आहेत त्या त्याला मान्य आहेत, ऍक्सेप्ट है। बोला क्लियर? सबको क्लियर हो गया? तो डिसऑनर्ड जब होता है ना बिल, तो उसकी मैंने आपको 2 अलग अलग सिचुएशंस बताई। पहली सिचुएशन, मिस्टर बी जेन्युइनली अच्छा है, तो उसने ए को पहले ही फोन करके बता दिया था मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ए ने नया बिल बनाना डिसाइड कर दिया, 1 महीना उसे बढ़ा के दिया, इंटरेस्ट ऐड होगा नहीं होगा इट इज डिपेंड। बट बी फ्रॉडी लग रहा है, तो मिस्टर ए कहां पे जा सकता है? कोर्ट में। कोर्ट में उसने नोटरी पब्लिक में जाके बिल का नोटिंग करवाया, बी को बुलाया वहां पे, और दोनों में सेटलमेंट करवाई नोटरी पब्लिक ने। तो उसके चार्जेस नोटरी पब्लिक ने लिए, नोटिंग चार्जेस। इनिशियली वो सेलर पे करेगा, बाद में बायर से हम लोग उसे वसूल करेंगे। तो नया बिल जो ड्रॉ हुआ उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड हो गए। इंटरेस्ट डिपेंड, अगर डिमांड करता है सेलर तो बायर को देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऐड होके जो अमाउंट आएगी वो बनेगी अमाउंट ऑफ न्यू बिल। तो यहाँ पे नया बिल बन गया। कितने महीने का? 1 महीने का। तो देखो 3 कंसेप्ट अभी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, ऑनर, डिसऑनर्ड, रिन्यूअल। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे मुझे मन से लग रहा है, जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे नहीं लगता है कि आपको 1% भी इसमें डाउट होगा। फाइन, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसी एग्जांपल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी नोटरी पब्लिक बीच में है, तो दोनों में डिसाइड हुआ है कि 1 महीना मैंने आपको दिया है। ए ने बी को बोला, नोटरी पब्लिक बीच में है, बी ने सब उनके सामने एग्री भी किया है।
अभी एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, अभी डेट क्या है देखो, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, न्यू बिल बन गया। कितने का न्यू बिल बना बोलो? 20,300 का नया बिल बन गया। एक महीने का पीरियड है। अभी काउंटिंग यहां से ही होगा, मीटर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। पहला बिल जहां पे खत्म हुआ वहां से नए बिल का पीरियड शुरू होगा। तो 8 मार्च में अभी आपको एक महीना ऐड करना है। बोलो क्या डेट आएगी? 8 ऑफ अप्रैल 2020। क्या डेट आई बोलो? 8 अप्रैल 2020 प्लस कंपल्सरी 3 डेज, तो 3 दिन ऐड हो गए। बोलो क्या डेट? 11th ऑफ अप्रैल 2020। यस, अभी ये जो ड्यू डेट हमने निकाली वो सेकेंड बिल की, याद रखो। तो सेकेंड बिल का पेमेंट अभी बी ने ए को देना चाहिए। कौन से डेट को? 11th अप्रैल। कितना पेमेंट देना चाहिए? 20,300 टोटल। चलो अभी आज डेट आ गई। नाउ अगेन ए इज एक्सपेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम बी। तो बी ने ए को पेमेंट दे दिया 20,300 रुपए। तो बिल क्या हुआ? ऑनर्ड, मैच्योर्ड, ट्रांजैक्शन खत्म। यानी दोनों में जो भी अभी तक का ट्रांजैक्शन था नील हो गया, क्लियर्ड। सेकेंड एंगल, अगर पेमेंट नहीं मिला तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। नाउ दिस इज सेकेंड टाइम डिसऑनर्ड। तो क्या लग रहा है आपको? फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर पीरियड बढ़ा के देंगे? नो, अभी हम लोग इसकी कंप्लेंट डालेंगे, सीरियस कंप्लेंट। कहां पे? नोटरी पब्लिक ने। इसलिए तो बिल हमने नोटिंग करवाया था कि भाई अगर मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ तो आप बीच में हस्तक्षेप करोगे। मराठी वर्ड है लेकिन समझता है सबको। हस्तक्षेप किसे करना पड़ेगा? अभी इंटरफियर नोटरी पब्लिक को। तो नोटरी पब्लिक को पहले ए बताएगा कि देखो आप पे मैंने ट्रस्ट करके बिल नया बनाया था, एक महीना मैंने उसको बढ़ा के दिया था, अभी फिर उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, मतलब ड्यू डेट सेकेंड बिल की भी निकल गई। अभी कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है? कोर्ट क्या करेगी? अभी उसको नोटिस भेजेगी मिस्टर बी को कि आपने कोर्ट में हाजिर होना है। यानी उनकी जो भी लीगल प्रोसीजर होती है, एक इमेजिन करके मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकता है। तो बी को नोटिस भेजा जाएगा कि आप कोर्ट में आ जाओ। फिर उनको रीजंस नहीं पूछे जाएंगे कि भाई क्यों आपने अभी ऐसे किया, पहली बार ऐसे हो चुका है। अभी वहां पे इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को समझ में आया कि बी पे ऐसी बहुत सारी लायबिलिटीज बढ़ चुकी है, बट कंपैरेटिवली उसके पास उतनी एसेट्स नहीं है। इसका मतलब ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटीज। तो ऐसे केस में उसे हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है इंसॉल्वेंसी यानी लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, कंपैरेटिवली एसेट्स आपके पास कम होती है। अगर एसेट कम है तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो पेमेंट नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब एक ना एक दिन ऐसे डिफॉल्टेड केसेस अगर कोर्ट में चली गई तो आपको डिक्लेयर किया जाएगा इंसॉल्वेंट पर्सन। तो अभी कोर्ट ने बी को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। क्या मिस्टर ए को इसमें खुशी होगी? नहीं, उसको बुरा ही लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ इसलिए नहीं, उसके जो पैसे अड़के ना वहां पे 20,300, उसके लिए उसको टेंशन है। क्योंकि जब पार्टी इंसॉल्वेंट होती है तो समझ लेना कि वहां पे 100% तो पैसे आपके रिकवर नहीं होने वाले, मतलब कुछ ना कुछ पैसे आपके डूबने वाले। इट इज फिक्स्ड। नाउ क्वेश्चन इज राइज, कितने मिलेंगे, कितने डूबेंगे? इट इज डिपेंड। कितनी एसेट्स है मिस्टर बी के पास, उस पे वो डिपेंड होगा कि कितना प्रोपोर्शनेट मनी आपको मिलेगा। अभी कोर्ट क्या करता है, उसकी जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब घर हो, गाड़ी हो, जो भी हो, बैंक बैलेंस, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसका ऑक्शन करता है। ऑक्शन यानी ये नहीं रक्षाबंधन का, ऑक्शन का मतलब होता है लिलाव। तो ऑक्शन करके वो प्रॉपर्टी मार्केट में बेची जाएगी, उसमें से जो पैसे मिलेंगे सबका पेमेंट किया जाता है। क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है ना भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनका पेमेंट बाकी है, तो सबका पेमेंट होगा लेकिन प्रोपोर्शनेट होगा। तो सपोज कोर्ट ने बोला कि आपके 20,300 रुपए बाकी थे,
लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बेच के कैलकुलेशन ऐसे बता रहा है कि 50% आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब आधे पैसे मिलेंगे, आधे आपको छोड़ने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, अभी क्या है, 10,150 आपको मिलेंगे, मतलब 10,150 आपको छोड़ने हैं, मतलब वो हो जाएगा आपका बैड डेब्ट्स। चूना लग गया, पैसे डूब गए, ठीक है। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, बिजनेस है तो कुछ बातें पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है, तो ये ऐसे भी एक्सपीरियंस बिजनेस में बहुत बार आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया, अगर पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो आपको बैड डेब्ट लॉस यहाँ पे बियर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट की, वो थी इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी यानी बायर, सबको समझ में आ गया। तो इंसॉल्वेंट होना यानी आपके पैसे डूबने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज केस में। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो 4 कंसेप्ट हमारी हो गई, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी। फाइन। इंसॉल्वेंसी होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। नए बिल भी ऑनर्ड होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते, तो वहां पे इंसॉल्वेंसी पॉइंट आ जाता है। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ए के एंगल से देखा जाए तो ये लॉस है क्योंकि उसके पैसे डूबे हैं, बी ने उसके पैसे डुबाए, ठीक है। बी बुरा नहीं है, वक्त बुरा चल रहा है, बट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो पैसे हमारे डूब ही गए, तो ये लॉस किसका हुआ? ए का। बट बी का तो ये लॉस नहीं है, तो उसने ये डुबाए पैसे, है ना, कोई भी रीजन हो, तो वो अपने बुक्स में इसे बैड डेट नहीं कहेगा, तो उसे वो कहेगा डेफिशिएंसी। याद रखो कि सेलर के एंगल से इट इज बैड डेट, बायर के एंगल से इट इज डेफिशिएंसी। ये वर्ड याद रखना, जब सम शुरू करेंगे हम लोग, ये पॉइंट आएगा तो ये दोनों वर्ड्स वहां पे यूज करने हैं। सेलर के लिए बैड डेट, बायर के लिए डेफिशिएंसी। क्लियर? ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी अगला कंसेप्ट एडिशनल पॉइंट से भी है। अभी हमने एक स्ट्रेट ट्रांजैक्शन लिया, बिल बना, ऑनर डिसऑनर नहीं हुआ, सेकंड बिल ऑनर डिसऑनर। अभी कुछ एडिशनल कंसेप्ट है, वो एक एक करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मैं नाम देता हूं, दिस इज एडिशनल कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। Now what is discounting of bill? डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, यही एग्जांपल है सेम। बी ने ए को बिल दिया, बी ने दिया मतलब लिखा ए ने, बी ने एक्सेप्ट किया, साइन की, और ये बिल किसे दे दिया? ए को। तो ए के पास क्या आया? बिल्स रिसीवेबल। बी के पास से क्या गया? बिल्स पेबल। देखो, बिल कॉमन है, नजरिया अलग है। ए इस बिल को क्या कहेगा? बिल्स रिसीवेबल, तो उसकी वो एसेट हो गई। क्यों रिसीवेबल? ये मैंने कल परसों पढ़ाया था। ए के एंगल से देखा जाए तो बिल के पैसे उसे मिलने वाले हैं, अमाउंट ऑफ दिस बिल इज रिसीवेबल टू ए, दैट्स व्हाई इट इज बिल्स रिसीवेबल। From B's angle, amount of this bill is payable by B, तो ये बनेगा bills payable। समझ में? तो A के पास ये क्या है? एसेट है, और इस एसेट की वैल्यू कितनी बोलो? 20,000। अभी B ने A को बिल दिया, बिल का पीरियड हमने देखा है 2 महीने का है, सेम एग्जांपल ले रहे अपन, 2 महीने का बिल है। चलो, A के पास बिल आ गया, अभी A ने वो बिल संभाल के रखना है, कितने महीने? 2 महीने, ठीक है। बट एक बिल मिलने के 2-3 बाद
एक अर्जेंट नीड आ गई, किसे? मिस्टर ए को अर्जेंट नीड यानी फाइनेंशियल नीड। उसको ना अर्जेंट पैसे की जरूरत है, कुछ भी करके उसको एक 15,000 रुपए की अर्जेंट नीड है। तो अभी क्या करेगा वो? क्योंकि उसके पास बिल है 20,000 का, वैल्यू है 20,000 की, बट उसकी ड्यू डेट आने में अभी बहुत वक्त है, 8 मार्च। बट उसको पेमेंट आज चाहिए, आज यानी 2-3 दिन बाद बोला मैंने, सपोज 8 जनवरी को। तो क्या वो बी से डिमांड कर सकता है कि भाई प्लीज मेक द पेमेंट? बी बोलेगा नहीं यार, मैंने तो आपको साइन करते वक्त ही बोला था कि 8 मार्च को मैं डेफिनेट आपको पेमेंट करूंगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है, मेरी अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो इन्हें सोचा अभी क्या करना चाहिए। तो देखो, ऐसे केस में मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन ओपन होता है। कौन सा? मिस्टर ए का जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में मिस्टर ए जाएगा। अभी देखो, मिस्टर ए जा रहा है बैंक में, और बैंक को उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास एक एसेट है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, उसकी वैल्यू 20,000 है और 2 महीने बाद उसका पेमेंट मुझे मिलने वाला है, बट मुझे पैसे आज चाहिए। तो आप एक काम करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा ये जो बिल है वो आप मुझसे खरीदो, मतलब आई वॉन्ट्स टू सेल दिस बिल टू यू। बैंक को मिस्टर ये बिल बेचने जा रहा है। बैंक ने बोला यार ठीक है, हम लोगों ने बिल खरीदा तो हमें फायदा यहां पे क्या है? सिंपल है, बैंक कमर्शियल है, तो बैंक का कहना क्या होगा, 20,000 का बिल है, आज हम लोग आपसे खरीदेंगे तो हमें इसके पैसे कब मिलेंगे? तो मिस्टर ए ने बोला बी आपको इसके पैसे दे देगा। कब देगा? आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब कौन से डेट को? 8 मार्च को। और हम लोग आपको कब दे रहे हैं? 8 जनवरी। देखो कितने महीने का डिफरेंस आएगा इसमें? एग्जैक्टली 2 मंथ्स। तो बैंक ने ए को पेमेंट करना है आज, और बैंक को ये पैसे रिटर्न मिलेंगे बी से कब? 8 मार्च को। तो बैंक तो कमर्शियल है, सोशल सर्विस के लिए तो नहीं है। तो बैंक ने बोला 2 महीने हमें वेट करना है। ओके, तो 2 महीने का चार्जेस आपको भरना पड़ेगा, जिसे बैंक यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलती है। प्रैक्टिकली ये एक तरह का इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि देखो ना, बैंक अपने पैसे ए को देगी, मतलब वो पैसे उसको यूज करने के लिए देगी। कितने महीने? 2 महीने बाद बैंक को अपने पैसे वापस मिलेंगे, तो 2 महीने का बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट चार्जेस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिस्काउंट, यानी इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट। तो बैंक को कितने महीने वेट करना है? 2 महीने। तो 2 महीने का बैंक ने कैलकुलेट किया, सपोज इंटरेस्ट 200 आ गया, तो 200 बैंक माइनस करेगी और बैलेंस बचा 19,800। तो इतना पेमेंट बैंक मिस्टर ए को देगी। तो मिस्टर ए ने 20,000 का बिल बैंक को कितने में बेचा? 19,800। तो बैंक को 20,000 का बिल 19,800 में मिला। अभी बैंक ने पैसे दे दिए, मतलब ए का काम पूरा हो गया, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई। अभी बैंक के पास वो बिल आ गया। अभी उस बिल का ओनर कौन है? बैंक। तो मैंने कल परसों आपको पढ़ाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? 3, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? ए। ड्रॉवी कौन है? बी। पेई कौन है? बैंक। अभी यहाँ पे बैंक पेई है, बोलो कैसे? तो मैंने बोला था पेई मीन्स अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। तो अभी अमाउंट किससे पेएबल है? बैंक को। तो बैंक बनेगा यहाँ पे, बोलो पी, थर्ड पर्सन। फाइन। तो बैंक अभी कितने महीने वेट करेगा? 2 महीने। 2 महीने बाद बी बैंक को पेमेंट कर देगा, ट्रांजैक्शन विल सेटल। मतलब ये ट्रायंगल बन गया, ए, बी और बैंक। यहाँ पे बी, ए को पैसे मिल चुके हैं, अभी ट्रांजैक्शन किन दोनों में पेंडिंग रहेगा? बी और बैंक में। कल हमने बिल सीखा, तो उसमें मैंने बताया था ऑर्डर कैसे लिखी जाती है, पे टू मी और माय ऑर्डर। तो ए ने क्या बोला था? मुझे दो या मैं बताऊंगा उसे। तो बी को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपने बैंक को देने, बैंक को उसने पे कर दिया, ट्रायंगल क्लियर, यानी ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। फिर सवाल आता है बी ने नहीं दिया तो
तो बिल हो जाएगा डिसऑनर्ड। फिर वही प्रोसेस, फिर बैंक कोर्ट में जाएगी, नोटिंग होगा, बैंक ए से पैसे वसूल करेगी क्योंकि उन्होंने ए को दिए थे, फिर ए बी से वसूल करेगा। सेम प्रोसेस होगी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। उतना डीप अभी मत जाओ, डिस्काउंटिंग का मतलब समझा के देखो। मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने बैंक को रिक्वेस्ट की, मेरा बिल उनको भेज दिया, बैंक ने कुछ एक सर्टन अमाउंट लेस करके मुझे कैश दी, 2 महीने बैंक ने वेट किया, मेरे कस्टमर ने उनको पैसे दे दिए, ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, सो दिस इज डिस्काउंटिंग। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखते हैं, नंबर 2 एडिशनल कंसेप्ट। क्या अगला कंसेप्ट? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब देखते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल। अब ये जो एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन एडिशनल कंसेप्ट्स का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो मैंने डिस्काउंटिंग पढ़ाया उसका एंडोर्समेंट से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक ही सम में डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट दोनों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक को जो बिल मिला, जरूरत थी उसको पैसे की, तो उसने बैंक को भेज दिया, बात खत्म, तो वहां पे एंडोर्समेंट नहीं आएगा। एंडोर्समेंट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है? तो दोनों को लिंक मत करना। ए बी, ए ने बी को बिल दिया, ए का बिल्स रिसीवेबल हुआ, बी का बिल्स पेबल हुआ, इसकी लायबिलिटी, इसके एसेट, ठीक है? पीरियड कितना है? 2 महीने। अमाउंट कितनी है? 20,000, ठीक है? अभी और एक पर्सन में यहां पे कंसिडर करता हूं, मिस्टर सी। अभी ए ने बी को सडनली बता दिया, यानी बिल ड्रॉ होने के 2-3 दिन बाद फोन करके कि भाई पेमेंट आप मुझे मत करना, सी को दे देना। ए ने बी को ऑर्डर की, मेक द पेमेंट ऑफ दिस बिल टू मिस्टर सी। बी बोलेगा भाई क्यों? मैंने तो साइन आपके लिए की है, तो मैं सी को क्यों दूंगा? क्यों दूंगा? आप दोनों में क्या रिलेशन है? तो क्या रिलेशन आप में दोस्तों का है, प्यार का है, किस बात का रिलेशन? मैं क्यों उसको पेमेंट करूंगा? तो ये बोलेगा उसको तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, बिल में मैंने ऑर्डर में ही लिखा था पे टू मी और माय ऑर्डर, अगर मैं बोल रहा हूं सी को देना है तो दे दो। ओके, तो बी बोलेगा ठीक है दे दूंगा मैं पैसे। तो ए ने बी को ऑर्डर दी कि आपको पेमेंट अभी किसे करना है? सी को। अभी क्यों बोला होगा इससे? सिंपल रीजन है कि जैसे इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, वैसे इन दोनों में भी ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है। तो क्या ट्रांजैक्शन था वो हम लोग एज्यूम करते हैं। सपोज सी ने ए को गुड्स बेचा था पास्ट में, कितने का? 25,000। तो ऐसे केस में सी कौन है? यहां पे सेलर, बी कौन हुआ? बायर। पॉइंट समझो, सी यहां पे सेलर है, नाउ बी इज बायर, और इस केस में ए कौन है? सेलर, इस केस में ए कौन है? बायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन की जो लेवल है वो कभी फिक्स नहीं होती है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं यहां पे टीचर हूं आपके लिए, बराबर, बट क्या मैं हर जगह पे टीचर हूं? यानी जब मैं घर पे जाता हूं क्या मैं टीचर हूं? नहीं, वहां पे मेरी और एक टीचर है जिसका मुझे सुनना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि मेरी इमेज यहां पे टीचर है तो घर पे थोड़ा ना टीचर है। तो एक पर्सन की लेवल कभी फिक्स नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए इस केस में सेलर है, बट इस केस में वो कौन है? बायर है। तो इसका मतलब ए की यहां पे लायबिलिटी है टुवर्ड सी, यानी ए ने सी को कितने पैसे देने हैं? 25। तो उसने ये अपनी लायबिलिटी सेटल की। कैसे? उसने क्या किया, ये जो बिल उसके पास है 20,000 का, वो उसने सी को दे दिया। यानी ए का क्या दिया? ए ने सी को बिल्स रिसीवेबल कितने रुपीज का? 20, बैलेंस 5। यानी वो अपनी लायबिलिटी सेटल कर रहा है। ध्यान दो, 25,000 रुपए सी को देने हैं,
तो इन्हें बोला मेरे पास 20,000 का एक बिल है, वो आप रखो, 20 आपको मिल गए, यानी मेरा कस्टमर आपको पेमेंट दे देगा, आप भरोसा रखो, विश्वास रखो मेरे पे, बहुत अच्छा कस्टमर है, आपको फंसाएगा नहीं। तो 20,000 का बिल सी ने ए से ले लिया, बाकी बचे 5, वो ए ने उनको इमीडिएट कैश दे दिए, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो गया, नील यानी सेटल्ड। तो मेरी लायबिलिटी सेटल करने के लिए मेरे कस्टमर का बिल मेरे क्रेडिटर को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, तो बिल ट्रांसफर करना यानी एंडोर्समेंट। तो फिर यहां पे ट्रायंगल बन गया। तो मुझे बताओ इसमें अभी पेई कौन है? मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपके मन में आंसर आ गया होगा कि सर सी यहां पे पेई है। क्यों पेई बना सी? क्योंकि जो बिल हमें मिला था हमने वो सी को दे दिया, तो मतलब अभी पेमेंट मिलने का राइट सी को है, तो सी बनेगा पेई। क्लियर? तो 20,000 का बिल मैंने सी को दिया, 2 महीने हो गए, बी ने सी को पेमेंट कर दिया, ट्रायंगल ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। फाइन। पेमेंट नहीं किया तो क्या होता है? डिसऑनर होगा, फिर वही प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये सेकेंड एडिशनल कंसेप्ट यहां पे हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी? एंडोर्समेंट। एडिशनल कंसेप्ट नंबर 3, नेक्स्ट कंसेप्ट है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये क्या कंसेप्ट है ये भी देखते हैं। नाम देखो क्या दिया है, बिल सेंड, यानी बिल मैंने सेंड किया किसे? बैंक को। किस लिए? फॉर कलेक्शन। मतलब ए के पास आया बिल्स रिसीवेबल, बी ने दिया बिल्स पेबल, 20,000 का है, 2 महीने का पीरियड है। सेम एग्जांपल। क्यों मैंने ये लिख के रखा है कि आपको जब मैं थेरोटिकल ट्रांजैक्शन पढ़ा रहा हूं तो आप यहां देख के क्लियर कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बी ने ए को बिल दिया 20,000 का, जिसपे पीरियड है 2 महीने का, राइट? अभी देखते हैं आगे। अभी 2 महीने का बिल ए को मिला, तो इन्हें ये बिल संभाल के रखना है अभी 2 महीने। हमने डिस्काउंटिंग देखा, एंडोर्स देखा, अभी वो कंसेप्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इस कंसेप्ट से उन्हें लिंक मत करना। हर कंसेप्ट अलग है, हर एक कंसेप्ट का फीचर अलग है। तो सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब 2 महीने मैंने बिल क्या करना है? संभाल के रखना है। अगर वो बिल गुम हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैंने सिंपल सोचा कि ये जिम्मेदारी, ये नौबत 2 महीने संभालने से अच्छा है कि ये बिल हम लोग हमारे बैंक में भेज देते हैं फॉर कलेक्शन। जैसे कस्टमर से आपको अगर चेक मिला, क्रॉस चेक, तो वो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो फॉर कलेक्शन पर्पस। तो बैंक आपको क्या करती है? उस चेक के पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। सो ये बैंक कलेक्शन की आपको देती है सर्विस। तो वही सर्विस आपको बिल केस में भी मिल सकती है। तो आपके पास जो रिटर्न प्रॉमिस मिला है बिल्स रिसीवेबल, वो आप बैंक में डिपॉजिट कर दो फॉर कलेक्शन पर्पस। तो बैंक वो बिल आपसे लेगी, 2 महीने बैंक उसे संभालेगी, और ड्यू डेट को 20 से पैसे कलेक्ट करके वो पैसे आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज बिल डिपॉजिटेड इन योर बैंक। अगर बिल ऑनर्ड हुआ तो जरूरी है ना, बी ने बिल ऑनर्ड किया तो बैंक को पैसे मिलेंगे। तो ऑनर्ड हो गया तो आपके अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट। यानी अल्टीमेटली पैसे किससे मिले? मुझे मिले। तो ऐसे केस में इसे कहते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल अलग है, कलेक्शन अलग है। डिस्काउंटिंग यानी हम बिल बैंक को बेच देते हैं, पैसे बैंक हमें तुरंत देती है, बाद में बैंक कस्टमर से पैसे लेती है। यहां पे ऐसा नहीं है। ये मैं बैंक की सर्विस यूज कर रहा हूं। मैंने बैंक को बिल दिया कलेक्शन के लिए, यानी मेरे बिहाफ में आप कलेक्ट करो पैसे और मेरे अकाउंट में क्या कर दो? डिपॉजिट। यानी ड्यू डेट को पैसे हमें ही मिलेंगे,
अभी कितने पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने चाहिए? 20,000 पूरे। बट बैंक बोलेगी जो सर्विस हमने आपको दी उसका सर्विस चार्ज हम लोग लेते हैं पर 1,000 रुपीज, तो 200 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, यानी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हम लोग करेंगे 19,800। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्विस दे रहे हो तो आपको पूरा हक है कि आप आपके चार्जेस मेरे से ले सकते हो। तो बैंक ने 200 रुपए माइनस किए और आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया? 19,800। तो मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में पेई कौन है? हु इज पेई? अभी आप लोग तो प्रैक्टिकली मेरे सामने नहीं, इसलिए मैं आंसर नहीं समझ पा रहा हूं कि आपके मन में क्या है, बट कुछ स्टूडेंट के मन में जरूर आया होगा कि सर यहां पे बैंक पेई है। आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने बिल बैंक को बेचा नहीं है, सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है। मतलब मेरी वो अमानत है बैंक के पास। जब ड्यू डेट आई तो पैसे बैंक को नहीं मिले, अल्टीमेटली हमें मिले, क्योंकि वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो अल्टीमेटली पैसे मिले किसे? ए को। और हमने पे की डेफिनेशन देखी कि अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल इज पे। तो पेमेंट अगर पे को मिला तो आप कैसे बोलोगे कि बैंक इज पे? ए को पेमेंट मिला तो ए ही यहां पे पे है। डिस्काउंटिंग में बैंक पे थी, बिल फॉर कलेक्शन में मिस्टर ए ही पे रहेगा। मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन इंक्लूड जरूर हुआ है बट उसका रोल एज अ पे नहीं है। इज इट क्लियर? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नाउ लास्ट कंसेप्ट आ रही है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। अभी लास्ट कंसेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग, बिल इज रिटायर्ड। बिल रिटायर्ड अभी हमने सीखा है बिल ऑनर्ड, अभी ये क्या है? बिल रिटायर्ड। ये किस चिड़िया का नाम है? रिटायर होना है ना क्या? सुनो, ए बी, आप बोलोगे सर क्या वही वही? अरे वही तो लेना पड़ेगा ना भाई। बी ने बिल्स रिसीवेबल दिया, बी का हो गया पेएबल, ए का हो गया रिसीवेबल। 20,000 अमाउंट है, 2 महीने का पीरियड है, हमने देखा है। उसकी ड्यू डेट कब आ रही है? 8 मार्च 2020। तो 8 मार्च उसकी ड्यू डेट है, तो 8 मार्च को अगर पेमेंट हुआ बिल इज ऑनर्ड, नहीं हुआ बिल इज डिसऑनर्ड। बट ये रिटायर्ड क्या है फिर? रिटायर्ड का मतलब ऐसा है कि 2 महीने बाद डेट आ रही है 8 मार्च, राइट? 2 महीने बाद। अभी 2 महीने बाद अगर पेमेंट ड्यू होने वाला है, लेकिन सपोज 1 महीने बाद ही मिस्टर बी के पास पैसे आ गए। ध्यान से सुनो, 1 महीने बाद ही उसके पास पैसे है, मतलब 2 महीने के बाद पेमेंट करना था बट मिस्टर बी के पास 1 महीने बाद ही पैसे आ गए, मतलब ड्यू डेट को 1 महीना बाकी था। तो मिस्टर बी ने ए को फोन किया, उनको बोला कि 1 महीना बिल को कंप्लीट होने में बाकी है बट मैं आपको आज पेमेंट कर सकता हूं, मतलब मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन है कि मैं आपको आज पे कर दूंगा। तो आते हुए लक्ष्मी को कौन ना बोलेगा? इन्हें बोला भाई ठीक है, 1 महीना मुझे जल्दी पेमेंट मिल रहा है, आई एम हैप्पी। तो 20,000 का बिल है, आप मुझे 1 महीना पहले पेमेंट दे रहे हो बिफोर, तो दे दो, नो प्रॉब्लम। बट बी भी बिजनेसमैन है, वो भी क्या सोचेगा? अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ, लेट हुआ तो आप मुझसे इंटरेस्ट लेने वाले हो। मैं अगर 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे 1 महीने का आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी रिबेट, 2 वर्ड याद रखो। डिस्काउंट को ही यहां पे रिबेट भी बोला जाता है। रिबेट क्यों डिमांड हो रहा है ये बात समझे आपको? 1 महीने पहले पेमेंट डिमांड हो रहा है, तो 1 महीने का सपोज 200 रुपए डिस्काउंट आया तो वो 19,800 ही पे करेगा। ए भी हैप्पी है ना, 1 महीना पहले पैसे यूज करने के लिए मिल गए, तो बोलेगा ठीक है, वो तो खुशी खुशी डिस्काउंट दे देगा। तो 200 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, बाकी पैसे उसको मिल गए, ट्रांजैक्शन इज ओवर। तो ड्यू डेट को पेमेंट हुआ ऑनर्ड, ड्यू डेट से पहले हुआ
before the due date, then it is called as bill is retired. फाइन, समझ में आ गया। आज का इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब ये सब थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में दिया है, तो आपने वो वहां से क्लियर करना है। यानी क्या करो, वहां पे पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो अपना ये रिकॉर्डेड लेक्चर लगा दो, जो कंसेप्ट प्रॉब्लमेटिक लग रही है उसको ऑन करो, फिर से सुनो, देखो, 100% आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। यानी हमें अभी जर्नल एंट्री शुरू करनी है। जर्नल एंट्रीज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। 11th स्टैंडर्ड में हमने 1 महीना ये लिया था, बहुत मेहनत हमने पिछले साल की है। अभी वही मेहनत इस साल रंग लाने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ डेबिट द रिसीवर, आप बोल रहे हो सर ये क्या बोल रहे हो, तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर होगा अभी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट यहाँ पे कैसे हमें फॉलो करना है। वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। अपने नोट्स में जो भी सम्स है वो मैंने अरेंज किए स्टेप बाय स्टेप। यानी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट कवर करेंगे, इनफ प्रैक्टिस उसमें होगी, तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप श्योर हो जाओगे कि इस टॉपिक के 10 मार्क्स अभी मेरे पूरे फिक्स्ड है। समझ में आया? तो यहां तक तो क्लियर हो गया है। अभी जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे मेन बात होगी कि हमारे पास अभी सम्स प्रिंटेड नहीं है। लाइव बैचेस अगर शुरू हो जाती तो मैं आपको नोट्स दे देता, बट वो नहीं हो पाया। तो मैं क्या करने वाला हूं, हर सम शुरू करने से पहले मैं आपको पेज नंबर और सम नंबर बताऊंगा। आप नोटबुक में पेज नंबर, सम नंबर डालना और वो सम लिख लेना प्लीज। अभी लिखने की आदत आपको नहीं है, आपको बहुत कंटाळा आता है, बट आपको ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आप अगर सम लिख लोगे तो फिर आपको मोबाइल से वो समझना है। देखो मोबाइल यानी हम लोग वहां से आपसे कम्युनिकेट हो रहे हैं और सम भी मोबाइल में ही है, तो 2 चीजें एट ए टाइम कैसे आप मैनेज कर पाओगे। तो अच्छा होगा वो सम आप नोटबुक में लिख लो, फिर मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो मोबाइल में सुनो, फिर वहां से लिंक करके ये सम्स आप लिख लेना। फाइन, चलो फिर अभी शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज के सम्स। ओके, रेडी ऑल ऑफ यू? ओके, यस, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। अभी तुम लोग कहोगे यार सर अभी तो व्हाइट शर्ट पे थे, 1 मिनट में ब्लैक में कैसे आ गए? तो यार यही तो वीडियो का मजा है, इसलिए मुझे वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है। आपको अगर चाहिए ना तो हर कंसेप्ट में अलग अवतार में आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट ये हमारा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, टीचिंग चल रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो ये लेक्चर एडिशनल देने का रीजन ये है कि जितनी कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाई है पूरी, उसमें 2-4 कंसेप्ट हमारी बाकी है। जब आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा तो आप कंपेयर करोगे तो समझेगा ये 4 या 5 कंसेप्ट एडिशनल है, वो मैं क्लियर कर देता हूं, यानी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो कौन सी वो कंसेप्ट है, तो शुरुआत में यहां से करता हूं कि पहला कंसेप्ट है ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। अभी आप कहोगे सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है, इसेंशियल है, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है। तो बेसिकली मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपको क्लियर किया है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, दीज आर टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने टाइप्स है इसके? 2 है। पहला है ट्रेड बिल और दूसरा है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल का मतलब क्या होता है? अभी बेसिकली ट्रेड यानी क्या? ट्रेड मीन्स बिजनेस,
बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शन, यानी जो बिल ट्रांजैक्शन बेसिस पे बनाया जाता है उसे ट्रेड बिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने बी को गुड्स सेल आउट किया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचा हमने बी को, यानी दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब बी से मुझे पैसे मिलने बाकी है। सपोज 10,000 रुपए मुझे मिस्टर बी से लेने हैं, तो 10,000 रुपए जो लेने हैं वो क्या हुआ, कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन। तो मिस्टर ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया जिसे हमने नाम दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बट बिल ड्रॉ होने का रीजन क्या था, ट्रांजैक्शन, कि मुझे बी से पैसे लेने हैं, इसलिए मैंने बिल ड्रॉ किया। मतलब वहां पे कंसिडरेशन है, कितने रुपीज का, 10,000 रुपए। सो दैट बिल इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल, मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज डिपेंड ऑन ट्रेड ट्रांजैक्शन विच इज प्रिपेयर फॉर सर्टन कंसिडरेशन, दैट बिल इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल। फाइन। अभी देखते हैं एकोमोडेशन का क्या मतलब है। एकोमोडेशन का मतलब होता है म्यूचुअल हेल्प। क्या मतलब है एकोमोडेशन का, म्यूचुअल हेल्प। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल हेल्प? तो एकोमोडेशन बिल जो है वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। एग्जांपल देता हूं सिंपल, मिस्टर ए मिस्टर बी दो दोस्त है, अच्छे, दोनों में अच्छा याराना है, तो दोनों पे मुसीबत क्या है, दोनों के बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन चल रहे मतलब उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तो वो चाहते हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक 20 या 30,000 रुपए की जरूरत है। तो वो नीड कैसे सेटिस्फाई की जाए, ऐसे दोनों का डिस्कशन चल रहा है। तो मिस्टर ए ने क्या बोला, दोनों स्मार्ट है, दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड के, इसलिए उनको ये आइडिया पता थी। क्या आइडिया है? मिस्टर ए ने बोला मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, यानी मैं ड्रॉवर बनूंगा, वो बिल तू एक्सेप्ट करना, यानी उस बिल पे आप क्या करो, साइन करो, यानी आप ड्रॉवी बन जाओगे। माइंड में क्लियर रखो, दोनों में सेल परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये दोनों एक दूसरे की क्या करने चाहते हैं, हेल्प। इसलिए मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने वो एक्सेप्ट किया। अभी एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाएगा लीगल एक्सेप्टेंस, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज। वो होने के बाद मिस्टर ए ने वो बिल बैंक को बेच दिया, मतलब बैंक में वो बिल क्या हो गया, डिस्काउंटेड। तो हमने बिल डिस्काउंटिंग का थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखा है। मुझे अगर पैसे की जरूरत है तो वो बिल मैं बैंक को बेच सकता हूं। तो बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। ए ने वो बिल बैंक को बेच दिया, तो बैंक ने उनको क्या दी, कैश। ये कैश किसे मिली, मिस्टर ए को। अभी कैश मिलने के बाद शाम को जब दोनों मिले तो ए ने उस कैश में से एक पार्ट खुद के पास रखा और एक पार्ट मिस्टर बी को दे दिया, यानी दोनों की फाइनेंशियल नीड जो थी वो क्या हो गई, सेटल, सेटिस्फाई। यानी उन्होंने एक दूसरे की यहां पे हेल्प की। सिर्फ रोल क्या था, एक ड्रॉवर बना, एक ड्रॉवी बना, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो गया, बैंक को बेचा, पैसे आए, दोनों ने आपस में बांट लिए। जब ड्यू डेट आएगी यानी मैच्योरिटी डेट, तो दोनों ने वो पैसे बैंक को दे देने हैं, यानी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। सो ऐसे केस में जो बिल ड्रॉ हुआ उसे कहते हैं एकोमोडेशन बिल। यानी एकोमोडेशन बिल के लिए दोनों में ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है सेल परचेस का, वो म्यूचुअल हेल्प के लिए होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कमर्शियल बिल एंड इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल बिल। क्लियर दिस टू कंसेप्ट? ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है प्रोटेस्टिंग सर्टिफिकेट, या उसे आप प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? देखो, जब बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड,
डिसऑनर्ड यानी ड्रॉवी हमें पैसे नहीं देता है ड्यू डेट को, तो वहां पे पैसे डूबने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको 2 महीने का पीरियड दिया था, उसने बिल पे साइन किया, एग्री किया था कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करता हूं, बट उसने पेमेंट नहीं किया। तो सेफर साइड हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों बिल लेके कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने नोटरी पब्लिक सेक्शन में उस बिल का नोटिंग करवाया। नोटिंग करवाना यानी उस बिल को हमने रजिस्टर्ड किया कि ये हमारे साथ डिफॉल्ट केस है, पैसे हमें वक्त में नहीं मिले। तो कोर्ट में जब आप नोटिंग करवाते हो तो वहां पे आपको नोटिंग चार्जेस लगेंगे। कौन करता है वो नोटिंग? नोटरी पब्लिक का गवर्नमेंट ऑफिसर। तो वो सब नोटिंग होने के बाद वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करता है नोटिंग का, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट। तो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट जब डिसऑनर्ड बिल नोटिंग करवाया जाता है कोर्ट में, तो उसके अगेंस्ट हमें नोटरी पब्लिक वो सर्टिफिकेट इशू करता है। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट। क्लियर? तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हुंडी। आप बोलोगे सर हुंडा है कि हुंडी है? ये हुंडी है। हुंडी का मतलब है जब पुराने जमाने में ऐसी कंसेप्ट नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो राजा महाराजा लोग थे वहां पे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते थे, यानी मैंने आपको पैसे दिए, कुछ महीने बाद वो आप मुझे वापस करोगे, तब बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का वहां पे कंसेप्ट नहीं था। तो तब महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में वो बिल बनाते थे, यानी एक पेपर पे लिखते थे किसे पैसे दिए, कब मिलने वाले हैं। तो हुंडी का मतलब है इट इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज रिटन इन लोकल लैंग्वेज। पुराने जमाने में जो बिल ऑफ एक्सचेंज लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था उसे हुंडी कहते थे। सो हुंडी इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज इन पुराना जमाना, और आज के जमाने में हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज हुंडी। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, और दूसरी है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी थ्योरेटिकली आप समझो, इनलैंड और फॉरेन ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज के सब टाइप्स है। दिस टू आर मेन टाइप्स। पहले जो मैंने सीखा है ट्रेड बिल, एकोमोडेशन, मेन टाइप्स, दीज आर सब टाइप्स। इनलैंड और फॉरेन नाम में ही मतलब है उसका। इनलैंड का मतलब हुआ कि बिल ड्रॉ हुआ इंडिया में और वो पेएबल भी इंडिया में है, यानी ड्रॉन इन इंडिया, पेएबल इन इंडिया, सो दैट बिल इज कॉल्ड एज इनलैंड बिल। इनलैंड को डोमेस्टिक बिल भी कहा जाता है, यानी ड्रॉन इन अ कंट्री, पेएबल इन अ सेम कंट्री, दैट बिल इज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या हुआ? अ बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया, bill which is drawn in India but payable outside India. आउटसाइड इंडिया है ना, इंडिया छोड़ के अदर कंट्रीज में ये बिल आपको पेएबल है, तो मतलब होगा ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगेन आई रिपीट, ड्रॉन इन अ कंट्री, पेएबल इन अ सेम कंट्री। जहां पे बिल लिखा गया वहां पे वो पेएबल है, यानी ड्रॉवर ड्रॉवी सेम कंट्री के हैं, इनलैंड। ड्रॉवर इंडिया का है, ड्रॉवी पाकिस्तान का है, तो वो बिल बनेगा फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो इतनी एडिशनल कंसेप्ट आप नोट्स में देखो थी, तो वो मैंने यहां पे कवर कर दी। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया। अभी कल से हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड बाय।